एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ, जहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट मातृभूमि कविता, जो कि तमिल कविता का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो ये जो लिखी गई है कविता सोहनलाल द्विवेदी की द्वारा लिखी गई है। इस कविता का हम यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन, पाठ, व्याख्या, कठिन शब्दों की अर्थ, सार और निष्कर्ष इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा इसी तरह हमारे साथ, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। देन हम इसके देखेंगे सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका चैप्टर फर्स्ट है मातृभूमि, जिसमें एक बहुत ही प्यारी कविता कही गई है सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा। तो चलिए समझते हैं। ये आपकी जो पूरी कविता है, सबसे पहले हम इसे रीड करेंगे, देन इसके स्टेंजा की हिंदी अर्थ देखेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त चहाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, जो कि लिखी गई है सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा। तो सबसे पहले बात करेंगे कवि से परिचय की, जो कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये जो कविता है लिखी गई है सोहनलाल द्विवेदी, जो कि एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जिनकी कविताएं देश प्रेम और समाज सेवा के भाव से भरी हुई थी। उनका जन्म 1906 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी कविताएं सरल भाषा में लिखी गई थी, लेकिन वे गहरे विचार और प्रेरणा का स्रोत थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कविताओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। तो ये है सोहनलाल द्विवेदी, जिनके द्वारा ये सुंदर सी कविता लिखी गई है। बात करेंगे इस कविता के मुख्य विषय की, जो कि है भारत के प्रति प्रेम और गर्व। इसमें मातृभूमि की महिमा का वर्णन किया गया है और भारत की प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थलों और वीरता को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह कविता भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी सम्मान बढ़ाती है। कविता का सार देखेंगे। सबसे पहले कवि सोहनलाल द्विवेदी ने मातृभूमि कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि भारत का हिमालय पर्वत आकाश को छूने जैसी ऊंचाई तक फैला है, जो भारत के गौरव का प्रतीक है। भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर भारत माँ के चरणों को स्पर्श करता है। इस देश में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ एक साथ मिलती हैं। यहाँ का अद्भुत सौंदर्य चारों ओर फैला हुआ है। कवि को भारत की भूमि पवित्र और स्वर्णिम प्रतीत होती है। वे अपनी मातृभूमि पर गर्व महसूस करते हैं। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में झरने और हरे भरे वनों में चिड़िया की चहचहाट वातावरण को सुंदर बनाती है। यहाँ के आम के बगीचों में वसंत ऋतु में कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। भारत की शीतल और शुद्ध हवा सभी प्राणियों को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करती है। भारत में अनेक धर्मों की स्थापना हुई है, जिससे जीवन के मूल्य और आदर्श सामने आए हैं। यह भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता माता, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध जैसी महान हस्तियों की जन्मभूमि है, जिन्होंने अपने कार्यों से जीवन के महान संदेश दिए। कवि इस पवित्र भूमि पर गर्व करते हैं और इसे अपनी मातृभूमि मानते हैं। अब देखेंगे मातृभूमि पद्यांशों का भावार्थ। सबसे पहले लेंगे हम दो पद्यांश एक साथ देखने वाले हैं। तो पहले में हमने लिया है ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश को चूमता है, नीचे तले
नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए कठिन शब्दार्थ देखेंगे, जिसमें है शब्दार्थ में सबसे पहले हिमालय, जो कि एक भारत का बड़ा पर्वत है, जो बर्फ से ढका पर्वत है। चरण तले अर्थात पैरों के नीचे। सिंधु अर्थात समुद्र, झूमता है अर्थात लहरों के साथ हिलता हुआ। गंगा यमुन त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन। लहर रही है अर्थात बह रही है। जगमग अर्थात चमकती हुई। छटा निराली अर्थात सुंदर दृश्य। पग पग अर्थात हर स्थान पर। छहर रही है अर्थात फैल रही है। भावार्थ कुछ इस तरह से होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत की भौगोलिक विशेषताओं और प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान किया है। भारत के उत्तर में स्थित विशाल और गौरवशाली हिमालय पर्वत को कवि ने ऐसा दर्शाया है मानो वह आकाश को चूम रहा हो, जो देश की शक्ति और अडिगता का प्रतीक है। वहीं दक्षिण दिशा में स्थित विशाल हिंद महासागर हिमालय के चरणों में झुककर लहरों के माध्यम से अपने उल्लास को प्रकट करता हुआ इतरा रहा है। कवि ने भारत की पवित्र नदियों गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम की महिमा का वर्णन किया है। इन नदियों का कलकल प्रवाह और उनकी जगमगाती छटा समस्त धरती पर एक अनुपम सुंदरता बिखेरती है। पर्वतीय झरनों की मधुर ध्वनि और नदियों की लहरों की चंचलता भारत की प्राकृतिक संपदा को और अधिक भव्य बनाती है। अगला स्टेंजा है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो सबसे पहले शब्दार्थ की बात करेंगे, जिसमें आया है पुण्य भूमि अर्थात पवित्र भूमि, धार्मिक और महापुरुषों की भूमि जिसे कहा जाता है। स्वर्ण भूमि अर्थात समृद्ध और कीमती भूमि, सोने के समान मूल्यवान देश। जन्मभूमि अर्थात जहाँ जन्म हुआ है अपना देश। मातृभूमि अर्थात माँ के समान पूज्य देश। झरने अर्थात पहाड़ों से गिरने वाले जल प्रवाह। झरते अर्थात गिरते। पहाड़ियाँ छोटे छोटे पर्वत को कहा जाता है। चहक रही अर्थात मधुर स्वर में गा रही है। मस्त अर्थात आनंदित, खुश, हैप्पी। झाड़ियाँ अर्थात छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें झाड़ियाँ कहा जाता है। भावार्थ कुछ इस तरह से होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी जन्मभूमि भारत की महानता और पवित्रता का भावनात्मक रूप से वर्णन किया है। कवि अपने देश को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि कहकर इसका गौरव बढ़ाता है। यह वही भूमि है जहां कवि ने जन्म लिया, जिसे वह अपनी माँ के समान पूज्य मानता है और जिससे उसका गहरा आत्मीय संबंध है। कवि आगे कहता है कि यहाँ की पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं जो इसकी प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। हरियाली से भरे हुए इन जंगलों और झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाट गूंजती रहती है, जिससे वातावरण आनंदमय और जीवंत प्रतीत होता है। भारत की इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन हर्षित अर्थात प्रसन्न हो उठता है। अगला स्टेंजा देखेंगे, अगली जो पंक्तियां हैं वो देखेंगे इस कविता की, जो कि है, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। शब्दार्थ होंगे, अमराइयाँ अर्थात आम के पेड़ों का बगीचा। घनी अर्थात बहुत अधिक, सघन। पुकारती है अर्थात आवाज़ देती है या गाती है। मलय पवन अर्थात दक्षिण से बहने वाली ठंडी सुगंधित हवा। तन मन संवारती है अर्थात शरीर और मन को तरोताजा कर देती है। धर्म भूमि अर्थात धर्म का पालन करने वाली भूमि। कर्म भूमि अर्थात परिश्रम और कर्तव्य पालन की भूमि। जन्मभूमि अर्थात जन्म लेने की भूमि, अपना देश। मातृभूमि माँ के समान पूज्य देश। अब देखेंगे भावार्थ, जो कि है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। पहली पंक्ति में कवि भारत की हरी भरी प्रकृति का वर्णन करता है, जहां घने आम के बाग अपनी शीतल छाया प्रदान करते हैं। इन बागों में कोयल अपनी मधुर वाणी में गान करती है, जिससे वातावरण संगीत से गूंज उठता है। मंद मंद मलय पवन अर्थात दक्षिण से चलने वाली शीतल हवा, धीरे धीरे चलने वाली जो हवा होती है उसे कहा जाता है मंद मंद मलय पवन, प्रवाहित होती है, जो न केवल शरीर को शीतलता प्रदान करती है बल्कि मन को भी प्रसन्नता और स्फूर्ति से भर देती है। इसके बाद कवि अपने देश की धार्मिक और नैतिक महानता को रेखांकित करता है। भारत को धर्मभूमि कहा गया है क्योंकि यह धार्मिकता का केंद्र रहा है।
साथ ही से कर्मभूमि भी कहा गया है क्योंकि यह परिश्रम और वीरता का प्रतीक है। यही वह भूमि है जहाँ कवि ने जन्म लिया और जिसे वह अपनी मातृभूमि के रूप में सम्मान देता है। अगली पंक्तियां हैं इस कविता की। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका मान सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। शब्दार्थ होंगे पुनीत जैसे, जिसका अर्थ होता है पवित्र अर्थात शुद्ध, सुयश अर्थात प्रसिद्धि, वंशी अर्थात बांसुरी, गीता जो कि श्रीमद् भागवत गीता जो कि श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान है, जिसमें गौतम महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, दया अर्थात करुणा, युद्ध भूमि युद्ध होने का स्थान जैसे महाभारत का जो कुरुक्षेत्र हुआ था, बुद्ध भूमि बुद्ध के जन्म और उनके ज्ञान की भूमि, मातृभूमि अर्थात माँ के समान पूज्य देश। भावार्थ देखेंगे। भावार्थ हो गया इन पंक्तियों का। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि इस भूमि की पवित्रता को दर्शाते हुए कहते हैं कि यही वही देश है जहाँ भगवान राम और माता सीता का जन्म हुआ, कि यह जो है वही देश है जहाँ पर राम और माता सीता का जन्म हुआ है। यह वही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि के साथ गीता का पावन ज्ञान संसार को प्रदान किया। तो आपको जैसा कि पता होगा, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अपनी मधुर ध्वनि, बांसुरी की मधुर ध्वनि के साथ में गीता का जो पावन ज्ञान है वो अर्जुन को दिया था, जिससे मानवता को धर्म, कर्म और सत्य का मार्गदर्शन मिले। जब भी वो लड़खड़ाए तो गीता को पढ़े और गीता को मान करके वो धर्म और कर्म और सत्य का मार्गदर्शन उन्हें मिल सके। यही वह भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी करुणा, अहिंसा, ज्ञान से संपूर्ण विश्व को दया और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने अज्ञान के अंधकार में भटके हुए लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया और उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर किया। अंत में कवि इस देश को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि दोनों कहकर इसकी अद्वितीय विशेषता को दर्शाते हैं। यह वही भूमि है जहाँ धर्म और न्याय की रक्षा के लिए महाभारत जैसे युद्ध लड़े गए। यह वही अहिंसा और शांति का संदेश देने वाले महापुरुषों की जन्मस्थली भी रही है। कवि के अनुसार यही उनकी मातृभूमि है और यही उनकी जन्मभूमि है। यह देश केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि जन्मभूमि और मातृभूमि के रूप में पूजनीय है। तो दी गई पंक्तियों से आपको पता चल रहा होगा कवि की जो मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, जो संदेश दिया गया है मातृभूमि के प्रति, वह सभी। तो ये सभी भावार्थ थे सभी पंक्तियों के। अब देखिए यहाँ पर जो इस कविता की मुख्य घटनाएं जो यहाँ पर निम्न रूप से दिखाई गई हैं। जैसे हिमालय और नदियों का भव्य वर्णन किया गया है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली का चित्रण किया गया है, गंगा यमुना त्रिवेणी संगम की महिमा को बताया गया है, भारत को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि बताया गया है, झरनों, चिड़ियों और मलय पवन की सुगंध का उल्लेख किया गया है, राम, सीता, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध की जन्मभूमि बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश जहाँ दिया है वो भी यही भूमि है, गौतम बुद्ध द्वारा दया और शांति का प्रसार भी इसी भूमि के तहत किया गया है, भारत को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि बताया गया है। इस कविता से शिक्षा यह मिलती है कि यह कविता हमें सीखने को इस तरह से प्रेरित करती है कि अपनी जो मातृभूमि है उस पर हमें गर्व करना चाहिए और उसकी महिमा को समझना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, धर्म और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। कविता यह भी बताती है कि महान व्यक्तित्व के जन्म से देश को दिशा मिलती है और हमें उनके योगदान को याद रखते हुए समाज और देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो ये इस कविता से शिक्षा मिलती है। शब्दार्थ जो हमने पंक्तियाँ देखी है उनके साथ में ही देख लिए हैं, फिर भी एक बार आप इन्हें इस तरह से देख सकते हैं, एक साथ में यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे हिमालय उत्तर भारत का विशाल पर्वत श्रृंखला, सिंधु एक पवित्र नदी जिसे आजकल इंडस कहा जाता है, त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ मिलन होता है, त्रिवेणी संगम, छठा अर्थात सुंदर दृश्य, पुण्य भूमि पवित्र भूमि, स्वर्ण भूमि सुनहरी भूमि, अमराइयाँ आम के पेड़ों का समूह, आम के पेड़ों का जो बगीचा होता है उसे कहा जाता है, मलय पवन दक्षिण से बहने वाली सुगंधित हवा को कहा जाता है, तन मन शरीर और मन, रघुपति भगवान राम का दूसरा नाम है, सीता राम की पत्नी और एक पवित्र नारी है,
श्री कृष्ण महाभारत के मुख्य पात्र और भगवान माने जाते हैं। वंशी, बांसुरी, गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश था। गौतम भगवान बुद्ध को कहा गया है। सुयश अर्थात अच्छा यश, दया अर्थात करुणा, दिखाया अर्थात मार्गदर्शन किया। तो ये सभी कठिन शब्दार्थ थे इस कविता में आए हुए। इस कविता का निष्कर्ष यह निकलता है, कविता भारत के प्रति कवि के अपार प्रेम और गर्व को व्यक्त करती है। वह अपनी मातृभूमि को पुण्य, स्वर्ण और गौरव का प्रतीक मानते हैं और इसके प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करते हैं। कविता हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपनी मातृभूमि और संस्कृति के महत्व को समझते हुए उसकी रक्षा और सम्मान करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चैप्टर 1 मातृभूमि का। होप सो आपको सभी पंक्तियाँ अच्छे से समझ आई होंगी, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।